नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। पिछले लेक्चर में बात की थी हमने वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों की। तो सुधारों की प्रक्रिया को ही हम जारी रखेंगे और आज हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी मुख्यतः उसी परंपरा के गवर्नर थे जो वारेन हेस्टिंग्स ने एक परिपाटी को शुरू किया, प्रचलन शुरू किया, तो उसी पर चल रहे थे। जो भी भारत में कंपनी के गवर्नर्स आए, आगे जाकर गवर्नर जनरल्स बने और वाइसरॉयज आए, उनमें से हर किसी की अलग अलग नेचर होती थी। हर व्यक्ति जो है वो एक नेचर का तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो थे वो बहुत अधिक साम्राज्यवादी थे, बहुत इंपीरियलिस्टिक डिजाइन्स रखते थे बेसिकली। लेकिन कुछ व्यक्ति जो थे वो चाहते थे कि भारत में अगर कंपनी का शासन चल रहा है तो सुधार भी किए जाए। अगर हमें यहीं पे रहना है, यहीं से व्यापार करना है, यहीं से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगर हम आधुनिक संदर्भ को देखते हुए जो कुछ यूरोप में जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा था या जिस प्रकार से वहां पे सिस्टम था एक प्रॉपर, तो उस सिस्टम को अगर यहाँ पे भी अडॉप्ट किया जाए, जो मध्यकालीन युग के सिस्टम से उसको हटा दिया जाए, तो वो सोच भी थी कईयों की। तो हेस्टिंग्स भी उसी परंपरा के थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी उसी परंपरा के थे, ये भी उसी परंपरा के थे। तो बेसिकली उन्होंने भी जो सुधार किए वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी थे और जुडिशरी में भी थोड़े से सुधार किए। उन्हें जुडिशरी रिफॉर्म्स की अगर बात कर लें तो उसमें उन्होंने बेसिकली ये सुधार किया कि अब अंग्रेज जजों की नियुक्ति भी जो है वो अदालतों में शुरू हो गई, स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। और डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वहां पर बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट्स की बात की थी हमने हेस्टिंग्स के टाइम, डिस्ट्रिक्ट को आगे छोटी इकाइयों में बांट दिया जिनको थाना कहा गया, और भी उनकी छोटी यूनिट्स बना दी, छोटी इकाइयां बना दी उन्होंने बेसिकली, और उसको थाना कहते थे। तो थाना में एक एसएचओ जिसको हम बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको बिठा दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पहली बार जो ये पोस्ट है, एसपी हम जिसे कहते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हम कहते हैं, तो पहली बार ये जो है वो देखने को आया किसके जमाने में, कॉर्नवालिस के जमाने में, कि भैया डिस्ट्रिक्ट में जो हेड है पुलिस का वो सुपरवाइज कौन करेगा जी, वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस करेगा, और प्रत्येक थाने में एसएचओ बैठा है वो देखेगा। एक तो ये छोटा सा रिफॉर्म था, लेकिन ये किया उन्होंने। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको ज्यादा पावर्स मिल गई, ज्यादा पावर्स दे दी गई बेसिकली, कि आप बताइए, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही सुधार करेंगे। तो वो जैसा आदेश होता था तो कॉर्नवालिस वो सुधार करने की कोशिश करते थे, उनको अलग से पावर्स जो है वो प्रदान की गई कॉर्नवालिस द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और मिलजुल के जो है काम सुधारवादी प्रक्रिया का यहाँ पर शुरू हुआ बेसिकली। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंग्रेजी जजों की नियुक्ति भी होनी शुरू हो गई थी, उनको बिठाया गया कि वो भी एक साथ में बैठते थे। काजी भी होता था, मुफ्ती भी थे, लेकिन अंग्रेज जज जो थे वो भी सुपरवाइज करते थे मुकदमों को। और अदालतें वही हैं, अदालतें सदर निजामत अदालत है और अदालतें जो हैं वो सदर दीवानी अदालत है। लेकिन फर्क ये आ गया कि सदर निजामत अदालत जो मुर्शिदाबाद में थी उसे कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। जो सदर निजामत अदालत थी वो मुर्शिदाबाद में थी पहले, उसे कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक तरह से तैयारी थी उनकी कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाने की, ठीक है ना। तो कलकत्ता एक तरह से अनऑफिशियली तो कैपिटल बन चुका था, बट ऑफिशियली इट वाज अ प्रिपरेशन फॉर कलकत्ता टू बी द कैपिटल। तो अब कंपनी जो है वो एक तरह से डी ज्योर रूलर भी हैं बंगाल वाले पूरे क्षेत्र के, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और डी फैक्टो भी बन चुके थे, क्योंकि अपने पांव और हाथ दोनों वो सुदृढ़ कर चुके थे, सारी प्रक्रिया अपने हाथों में वो ले चुके हैं धीरे धीरे। और ज्यादा याद किया जाता है कॉर्नवालिस को उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए। रेवेन्यू रिफॉर्म्स में अगर रेवेन्यू की हिस्ट्री हम पढ़े, रेवेन्यू सिस्टम की हिस्ट्री पढ़े, तो उस टाइम में 3 जो है प्रक्रियाएं बेसिकली फेमस होती थी। उनमें एक है परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक है रैयतवाड़ी प्रथा और एक है माहलवाड़ी प्रथा। तो 3 प्रक्रियाएं चलती होती थी। लगान लेने की जो प्रक्रिया थी कि किस प्रकार से लिया जाए, मैं रिपीट करता हूँ, परमानेंट सेटलमेंट है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, एक रैयतवाड़ी प्रणाली है और एक महलवाड़ी प्रणाली। इसमें से स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक जो है, जिसने शुरू किया, वो कौन है? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, स्थायी मींस पक्का, एक पक्का सिस्टम
क्रिएट करना चाहते थे। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे, ये भी एक प्रयोग था। उन्होंने किया कि एक सिस्टम को पक्का बनाना चाहा कि एक सिस्टम पक्का बना देते हैं भाई, ताकि आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत जो है वो ना पड़े। तो वारेन हेस्टिंग्स का सिस्टम उन्होंने देखा भी खास सफल नहीं हो रहा था, तो लेट इट बी अ परमानेंट सिस्टम। तो उन्होंने 1793 में एक सिस्टम रेवेन्यू लेने का, लगान लेने का बनाया और उसे नाम दिया परमानेंट सेटलमेंट। सबसे पहले ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया। धीरे धीरे उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया गया। सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद उत्तर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू कर दिया गया था। क्या है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली? क्या समझते हैं इससे? स्थायी तो पक्का है ही, है ना। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया ये एक पक्का सिस्टम इवॉल्व करना चाहता था कॉर्नवालिस, ठीक है। उसके मेन पॉइंट्स क्या है कि जमींदार वाज कंसिडर्ड द सोल प्रोप्राइटर। ये पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है, कि जमीन का मालिक कौन है? जमीन का मालिक जो है वो जमींदार है। हम जमींदार को मानते हैं, ठीक है। कॉर्नवालिस ने कहा हम जमींदार को मानते हैं, जमीन उसकी है। आगे उसकी जमीन पर कौन खेती कर रहा है कौन नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारी नजरों में जमीन जो है वो जमींदार की है, हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी बना दी गई बेसिकली। उसकी डेथ के बाद पोस्ट जो है, जमीन जो है ट्रांसफर हो जाती थी, उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाती थी अपने आप, ठीक है। और फिर एक सिस्टम ये भी इवॉल्व हो गया कि जमींदार जिसको मर्जी जमीन दे दे, उससे भी कोई लेना देना नहीं था उनका। क्योंकि ये जो परमानेंट सिस्टम इवॉल्व किया ये 10 ईयर्स के लिए किया उन्होंने। कहे तो हम इसे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली देते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेक्निकली अगर टर्म देखें तो ये 10 साल के लिए था कि 10 ईयर्स तो हम देखेंगे, चलाएंगे, 10 ईयर्स के बाद इसको रिव्यू करेंगे कि इसको हमने चलाना है या नहीं चलाना, या कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, वो 10 साल बाद देखेंगे। तो एक्चुअल में ये परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, 10 ईयर था, बट द नेम वाज परमानेंट सेटलमेंट। अकबर के टाइम पे देखा ना हमने 10 साल का बहसाला सिस्टम जो है चलाया गया था। तो ये चीज यहां पर होती है। तो 10 साल के अंदर अगर जमींदार चाहे तो वो जमीन को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है। करते, अंग्रेज कहते थे करते, कंपनी के ऑफिशियल्स कहते थे करते, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो 10 साल के लिए लगान जो लेना है वो जमींदार से लेना है। और सिस्टम वही है, बिडिंग सिस्टम तो वही है, बिडिंग सिस्टम, नीलामी की प्रक्रिया है। और उन भाई साहब को दे देते थे ठेका, कॉन्ट्रैक्ट देते थे कि भैया आप बताइए कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, कितना लेके आएंगे, कितना एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन जो करेगा जमीन से वो लगान लेके आए, उसको हमने दे दिया, ये राइट दे दिया, वो आप लेके आइए, ठीक है ना, आप लेके आइए, जैसे मर्जी आप सिस्टम जो है वो लेके आइए। तो ये एक सिस्टम जो है ये बनाया इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और जो लगान आता था उसमें से 89% ऑफिशियली कंपनी का होता था, 89% कंपनी का है, और 11% जो है वो जमींदार का है। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है, ठीक है ना। पैसा आ रहा है, 100 रुपये आ रहे हैं, भैया 89 रुपीज तो आप हमें दे दीजिए जितने लेके आए, 11 रुपये आप अपने पास रखेंगे, 11 रुपये आप जमींदार जो है वो अपने पास रखेगा, जो उसने मेहनत की, जो खर्चा किया, या कोई आदमी लगाए उसने किसान से लगान वसूल करने के लिए, तो आप उसकी मेहनत के बदले में आप ये रख लें। तो पर ये सिस्टम ज्यादा देर तक नहीं चल सका, या हम कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वो बनाना तो उसे परमानेंट चाहते थे, लेकिन ये सिस्टम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका, इतना सफल हो नहीं पाया। इसके भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। तो सबसे पहले तो गुण यही है कि 10 साल के लिए तो वो निश्चिंत हो गए ना, कंपनी के ऑफिशियल्स, उनकी आय जो है वो फिक्स हो गई। एक बार जो सेटल कर दिया, काम कर दिया, वो हर साल का, हर महीने का जो झगड़ा है वो खत्म हो गया। हर साल वो प्रक्रिया को स्टार्ट करो, फिर कर्मचारी लगाओ, फिर अधिकारी लगाओ, फिर कोई सिस्टम इवॉल्व करो, फिर कितना पैसा आए कितना ना आए, ये सब झगड़े बच गए कंपनी वाले आदमी, ठीक है ना, उससे बच गए। फिर 10 साल के लिए तो सिरदर्दी खत्म, ठीक है ना। तो एक तो ये सामने आय जो है वो निश्चित होगी, वो फिक्स है, इनकम फिक्स है। इनकम जो पहले साल हुई है भैया 10 साल उतनी होनी है, बात क्लियर होगी। अब सूखा पड़ रहा है, फेमिन आ गया भारत में, बाढ़ आ गई है, कोई लेना देना नहीं है कंपनी को, हमें इतना पैसा जो है वो जमींदार देगा, क्योंकि हम उसे
उस जमीन का ठेका दे चुके हैं, ठीक है ना। तो दूसरी बात, जब ये आय निश्चित हो गई, जब ये लगान फिक्स हो गया, इस तरफ से ध्यान हट गया, तो उनका ध्यान राजनीति की तरफ आया। तो इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है कि लगान लेने की प्रक्रिया से वो डायरेक्टली अपने आप को हटा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी राजनैतिक जमीन तलाश रहे थे यहाँ पर भारत में, और एरियाज को कैप्चर करने की स्कीम्स जो है वो बनाई जा रही थी कि किस प्रकार से अपने क्षेत्रों का विस्तार किया जाए। वो तभी हो सकता था एक तरफ से आप निश्चिंत हो जाए ना, ठीक, काम खत्म, ठीक है ना। इट वॉज ईजी फॉर कंपनी ऑफिशियल्स, और जमींदार खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, उन्हें राइट दे दिया गया, ठीक है। वहां पर खेतीबाड़ी कौन कर रहा है, वो तो किसान कर रहा है। वो आगे किसान को पट्टा दे देते थे। पट्टा क्या होता है, किसान को एक पट्टा लिख के दिया जाता था, उसमें ये दिया जाता था भी ये जमीन मेरी है, ये इतना है, इतने इस जमीन की मेजरमेंट है, ये आपको दी जा रही है, आप हमें इतना लगान जो है, इतनी राशि जो है वो देंगे, बाकी अपने आप रखेंगे, बाकी आप अपने आप रखिए। वो चाहे फसल बेच के दें, चाहे फसल हमें दे दें, हम उतनी राशि निकाल लेंगे। तो ये पट्टा लिख के दिया जाता था किसान, ठीक है। तो जमींदार भी निश्चिंत है। अब हम जितना हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम देखते हैं कि जमींदारों ने, लैंडलॉर्ड्स ने बहुत कम अंग्रेजों की मुखालफत की है। बहुत कम इंस्टांसेस आए हैं जहां पर रियासतों ने या जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया। देयर आर वेरी लेस एग्जांपल्स, क्योंकि उनके इंटरेस्ट हर्ट होता था अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे। अगर वो कंपनी के खिलाफ या बाद में डायरेक्टली ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ जाते थे, उनके इंटरेस्ट हर्ट हो जाते थे। किसानों की तरफ से बगावतें हुई हैं, प्रजामंडल मूवमेंट्स हुई हैं, आम रियाया ने बगावतें की हैं, कॉमन पीपल ने बगावतें की हैं, लेकिन जिनको कुछ अधिकार कंपनी ने और ब्रिटिश शासन ने दिए थे, वो कभी उनके खिलाफ नहीं जाते थे, चाहे वो इंडियंस ही, जमींदार भी तो इंडियन थे ना। तो बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने बगावतें की, नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो फायदा हो रहा है भाई, उन्हें तो कंपनी ऑफिशियल से फायदा हो रहा है। 89% दे के 11% जेल में है ऑफिशियली। लेकिन अब जब हम दोषों की बात करते हैं कि इसके दोष क्या थे, तो उसमें ये बात आ जाती है कि बहुत तरह के टॉर्चर किसानों को किए जाते थे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेने के लिए, ताकि 11% के ऊपर भी पैसा जेब में आ सके। जब हम दोष की बात करते हैं तो सबसे पहला दोष तो यही आता है कि वो किसानों पे टॉर्चर होना शुरू हो गया भाई, ठीक है ना। 11 जितने पे अगर 10 रुपए लेने हैं, उसमें से उन्हें पता है कि 89% हमने कंपनी को देना है, बाकी हमारा है, तो क्यों ना किसान से 15 रुपए लिए जाए। किसान को कहा जाए कि भैया 15 रुपए आप दीजिए, 15 रुपए देने हैं हमने पीछे, तो वो नहीं दे सकता, तब भी आप टॉर्चर करें, ठीक है। कहीं बाढ़ आ गई है, फसल खराब हो गई, नहीं दे सकता, तब भी आप टॉर्चर करेंगे। अगर फैमिन आ गया है, जो कि आम बात थी उस टाइम, होता था, होता रहता था, अकाल की स्थिति पैदा हो जाती थी, क्योंकि जो वर्षा है मानसून पे डिपेंडेंट थी, खेती बाड़ी सिंचाई के साधन तो इतने विकसित हुए नहीं थे, तब भी वो टॉर्चर करते थे कि भैया मैं पैसा नहीं दे सकता। किसान कहता था देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के दोष हैं। एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म की परंपरा शुरू हो गई। लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो गांव को छोड़ के शहरों में बस रहे हैं, उन्हें पता है भी एक बार जाएंगे किसान से लगान जो है वो लेके आ जाएंगे, या हमारे आदमी लगान लेके आ जाएंगे, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है। वो एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का कंसेप्ट जो है वो शुरू कर दिया इस परंपरा ने। और ये भी नहीं था कि एक जमींदार ही किसानों से ले रहा, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने तो एक जमींदार को रिकॉग्नाइज किया, वो आगे किसी और जमींदार को राइट दे देता था, छोटे को, और दूसरे वाला तीसरे को दे रहा, तीसरे वाला चौथे को, चौथे वाला किसान से ले रहा, तो बीच में 3 आदमी पैदा हो गए, ठीक है ना। और वो प्रक्रिया है वो एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया बन जाती थी बेसिकली, ठीक है ना, इंडियंस के लिए, किसान के लिए, ठीक है। राइट्स आगे ट्रांसफर होते जा रहे थे बेसिकली। तो उससे खेती बाड़ी का विकास जो होना था, जो सोचा था कंपनी ने कि शायद खेती बाड़ी का विकास होगा इससे, या जमींदारों ने जो सोचा था, वो नहीं हो पाया। अगर विकास होता, प्रोडक्शन ज्यादा होती, तो लगान भी ज्यादा मिलता। जमींदार बहुत सारे इस सोच के थे, लेकिन जब वो आगे ट्रांसफर कर देते थे लगान लेने का राइट, और खुद बड़े शहर में जाके रहने लग पड़ते थे, व्यापार करने लग पड़ते थे, तो जो विकास की प्रक्रिया नहीं रुक जाती थी, तो खेती बाड़ी में सुधार नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रक्रिया चली। फिर लैंड असेसमेंट भी नहीं थी, देयर वाज नो लैंड असेसमेंट, ठीक है, देयर वाज नो लैंड असेसमेंट। ये क्या होता है भाई, अकबर के टाइम देखा था ना कि 4 भागों में डिवाइड की गई, बहुत उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, बंजर है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जहां पे घास पैदा होती थी, किसान को कहते थे घास पे भी टैक्स दो, घास पे टैक्स क्यों देगा, घास तो बिकता नहीं, वो तो घास बेच ही नहीं सकता, फसल तो हुई नहीं।
बंजर भूमि है लेकिन लैंड की असेसमेंट आपने की नहीं, वो क्षेत्र की भी नीलामी हो गई, उस एरिया की भी नीलामी हो गई, उस जमीन की भी नीलामी हो गई, तो टैक्स तो देना पड़ेगा। तो जमींदार ने जब एक बार बहुत जोर से एक घोषणा ही कर दी कि भैया मैं आपको इतने पैसे लाके दूंगा, तो लेके आएगा ना, वो किसान से लेके आएगा, वो जाएगा, उसको लाना पड़ेगा। और क्योंकि वो एक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और किसान कहां से देगा, किसान तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर वो किसानों की तरफ से बगावतें शुरू होती थी, तो एक संघर्ष जो है वो शुरू हुआ। वो परमानेंट सेटलमेंट के कारण इनडायरेक्टली जो है जमींदारों का किसानों का संघर्ष जो है उसका इतिहास भी है वो जुड़ा हुआ है। तो एक लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्टार्ट किया परमानेंट सेटलमेंट, ये एक तरह से उसका इतिहास है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो सब्सक्राइब करें आप चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा, और पिछले जो लेक्चर्स में काम हो चुका है आप वो भी सुनते रहें। आगे मॉडर्न इंडिया के और भी टॉपिक्स जो हैं वो उस पर काम होगा, पढ़ाए जाएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।